खुफिया एजेंसी आईएसआई दोनों एक्टिव हो चुके हैं और जिनका मकसद हिजाब विवाद को टूल बनाकर भारत में मुसलमानों को भड़काना है। ये बात अब खुफिया अलर्ट्स ने साबित कर दी है। वैसे भारत के पर्सनल मैटर में टांग अड़ाने की पाकिस्तान की पुरानी आदत है, लेकिन अब इस विवाद में अमेरिका ने भी अवांछित एंट्री ले ली है। बाइडेन प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता मामले के राजदूत रशद हुसैन ने एक ट्वीट किया और कहा कि कर्नाटक सरकार को इसका फैसला नहीं करना चाहिए कि कोई मजहबी पोशाक पहने या ना पहने। भारतीय मूल के हुसैन ने कहा कि स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी मजहबी आजादी का हनन है, जो महिलाओं और लड़कियों के लिए खास धारणा बनाती है और उन्हें हाशिए पर ढकेलती है। ये एक और उदाहरण है कि अमेरिका कैसे हर देश के मैटर में ठेकेदार बनने की कोशिश करता है, जिसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया और कहा कि कर्नाटक में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड से संबंधित मामलों पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। हमारा संवैधानिक ढांचा और तंत्र है, साथ ही साथ हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार और राजनीति में मुद्दों पर विचार किया जाता है और उनका समाधान किया जाता है। जो लोग भारत को अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें इन वास्तविकताओं की उचित समझ होगी। हमारे आंतरिक मुद्दों पर टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी अमेरिका हो या कोई और देश, भारत का मैसेज लाउड और क्लियर है कि हिजाब पर फैसला भारत का कानून करेगा। किसी देश को इसमें अपने एक्सपर्ट कमेंट करने की जरूरत नहीं है। वहीं हिजाब पर जारी विवाद भारत के पर्सनल मैटर के साथ साथ पॉलिटिकल मैटर भी बन चुका है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जहां बीजेपी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक हिजाब विवाद पर अपने चुनावी बयानों की बरसात कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद में अखिलेश यादव की चुप्पी पर अब सवाल उठने लगे हैं, जो हर बात पर तो राय देते हैं, लेकिन जब हिजाब विवाद पर अपने कान आंख बंद कर मुंह भी बंद कर लेते हैं। हिजाब एक सुलगता हुआ विवाद जिसने भारत की राय को बांट दिया है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का यह विवाद उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में राजनीतिक युद्ध का भी हथियार बन चुका है। देश कानून से चलेगा, ये कुछ लोग देश में माहौल खराब करके शरीयत कानून को लागू कराना चाहते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि कोई आदमी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी कोर्ट में जाए और कहे भगवा कोट पहन के हम जाएंगे, तो इजाजत देगी कोर्ट, क्योंकि उसका एक ड्रेस कोड है। मैं बार बार कहता हूं उसी तरह से हर स्कूल का एक ड्रेस कोड है। हिजाब विवाद पर बीजेपी मुखर है, लेकिन यूपी में उसके चैलेंजर नंबर 1 अखिलेश यादव की बोलती बंद है। मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ताकत बताने वाले अखिलेश यादव से जब हिजाब विवाद पर सवाल पूछा गया तो उनकी सुनने की ताकत ही जवाब दे गई। आवाज नहीं आ रही। हिजाब पर विवाद से दूरी बनाकर रखना अखिलेश यादव की चुनावी मजबूरी है। आज तक ने भी जब उनसे हिजाब पर सवाल पूछा तो वो आजम खान की बात करने लगे। हिजाब कंट्रोवर्सी आप देख रहे हैं देश में, कर्नाटक का निकल करके इस वक्त सामने आया है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी। हमारे लिए चिंता की विषय आज ये है कि रामपुर का विकास रुक गया। रामपुर में इतनी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी बनी, उसका काम रोक दिया। जो आदरणीय आजम खान साहब की तरक्की की सोच थी, उसके सोच के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। हिजाब विवाद की आवाज पर भले अखिलेश यादव ने अपने कान बंद कर लिए हों और मुंह पर ताला लगा लिया हो, लेकिन अखिलेश यादव के नेता हिजाब के समर्थन में खूब जुबान चला रहे हैं। ये कर्नाटक हिजाब प्रकरण का जो मुद्दा है, मैं इस पर यह कहना चाहती हूं कि ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। अरे भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर माथे का तिलक हो या पगड़ी या हिजाब, ये सब तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस पर राजनीति करना नीचता की पराकाष्ठा है। अब ये कलयुगी रावण हमारे आंचल का, हमारे हिजाब का चीरहरण करेंगे। हिजाब पर ना बोलकर अखिलेश यादव बीजेपी को सियासत करने का मौका देने से भले बच रहे हों,
लेकिन सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटे असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे पर अखिलेश की खूब खिंचाई कर रहे हैं। जिसमें उनसे पूछा गया तो उनको सुनाई नहीं दे रहा है, बोले ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो। यानी लफ्ज मुसलमान अगर आपके कान के और दिल में नहीं पहुंच रहा है तो क्या पैगाम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के आप अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को? गलत पैगाम जा रहा है। तो एक तरफ ओवैसी हैं जो स्कूल कॉलेज में हिजाब के समर्थन में राजनीतिक स्टैंड लेकर खड़े हैं, और एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो हिजाब पर नो कमेंट वाली मुद्रा में डटे हैं, और इसका फायदा उठा रही है बीजेपी, जिसके हर एक नेता के पास हिजाब पर भरपूर ज्ञान है। कर्नाटक में कोई बच्ची लोग ने शुरू किया कि स्कूल में कॉलेज में हमको हिजाब पहन के जाना है। मेरा कोई आपत्ति नहीं, आप जो भी पहने, लेकिन आप अगर स्कूल में कॉलेज में हिजाब पहन के जाते हैं तो कल हिंदू भाई लोग बोलेगा हम भी कोई ड्रेस पहन के जाएगा, कोई कल क्रिश्चियन लोग बोलेगा हम भी कोई ड्रेस पहन के जाएगा। अरे भाई, कॉलेज और स्कूल पढ़ने के लिए होता है, वो फैशन शो के लिए नहीं होता है। हिजाब विवाद सिर्फ यूपी चुनाव का ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं रह गया। उत्तराखंड से लेकर पंजाब तक की चुनावी सियासत में हिजाब अब सियासी हथियार बन चुका है। साहब, पंजाब ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਆ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੀਪਿੰਗ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ। ਰੌਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੱਲ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਠੂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂਗਾ साहब? हिजाब पर विवाद का कानूनी हल तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने निकालना है, लेकिन तब तक कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का ये बवाल चुनावी राज्यों में सियासी गुल खिला रहा है। किसी को हिजाब के समर्थन में मुनाफा दिख रहा है तो कोई हिजाब के खिलाफ आवाज उठा रहा है, और कोई इससे बचकर निकल जाने में ही अपनी भलाई समझ रहा है। रामपुर से कुमार अभिषेक और उडुपी कर्नाटक से शिव मूर्ति के साथ आज तक ब्यूरो। तो हिजाब विवाद पर ना सियासत रुक गई है और ना विरोध प्रदर्शन, फिर चाहे वो हिजाब के समर्थन में हो या हिजाब के खिलाफ हो। और अब हिजाब से जुड़े प्रदर्शन हिंसक रूप भी लेने लगे हैं। हिजाब के नाम पर बवाल की चिंता में डाल देने वाली कई तस्वीरें अलग अलग राज्यों से आ रही हैं, फिर चाहे वो कर्नाटक हो जहां से ये सब बवाल शुरू हुआ, या पश्चिम बंगाल हो जहां भीड़ ने एक स्कूल पर हमला कर दिया। हिजाब के समर्थन में बवाल ने अब सारी हदें लांघ दी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक स्कूल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने हमला किया। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस स्कूल के एक शिक्षक पर आरोप है कि उसने एक छात्रा को हिजाब और बुर्का पहनकर आने से मना कर दिया था। बस ये बात चिंगारी की तरह फैली और पूरा स्कूल तोड़फोड़, हंगामे और बवाल का अखाड़ा बन गया। हिजाब पर मचे बवाल की एक घटना जयपुर में भी हुई। ये चाकसू में कस्तूरी देवी कॉलेज है। कॉलेज के गेट पर कुछ छात्राएं बुर्का और हिजाब पहनकर पहुंची। प्रबंधन कॉलेज का उन्हें रोक देता है। कुछ ही देर में छात्राओं के अभिभावक और कॉलेज शिक्षकों के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई। बताओ क्यों आई? सब बच्चे यूनिफॉर्म में आए। अब वो बच्चे बोले भाई ये कैसे जा रहे हैं, हम लोग तो विदाउट यूनिफॉर्म में है भाई साहब, वो यूनिफॉर्म में नहीं हिजाब पहन रखे, यूनिफॉर्म के अंदर है वो, तो बिना यूनिफॉर्म में आइए वो हिजाब। आप दादागिरी कर रहे हो, ये है वो कुछ नहीं। जिस दिन विदाउट ड्रेस अलाउ होती है ना,
उस दिन आप पहन के आओ, हम कोई मना नहीं करेंगे। अब कर्नाटक के बीदर की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में बुर्का पहनकर आई छात्राओं को एग्जाम सेंटर में घुसने से रोक दिया गया। डोर क्लोज करो सर, आप करिए डोर क्लोज। आप करिए सर, डोर क्लोज करिए। बच्चे इतने ठहरे वाले अंदर एग्जाम लिखने के लिए, आप डोर क्लोज करिए। बच्चों की तरफ भी मेरा आइडेंटिटी कार्ड का है। चलो अंदर से। दिस इज एट ब्रेम्स कॉलेज बीदर, नॉट अलाउइंग अस विथ हिजाब। हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में आने वाली छात्राओं को रोकने की घटनाएं अलग अलग जगहों से रिपोर्ट हो रही। कर्नाटक सरकार ने विवादों के इस बवंडर को शांत करने के लिए एहतियाती तौर पर कुछ कदम उठाए हैं। 16 फरवरी तक डिग्री कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। 16 फरवरी तक विश्वविद्यालय भी बंद रहेंगे। 16 फरवरी तक प्रोफेशनल कोर्सेज भी नहीं चलेंगे। एंड वी हैव टेकन अ डिसीजन इन अ मीटिंग नाउ दैट अप टू 10th स्टैंडर्ड द स्कूल्स विल बी ओपन ऑन मंडे। And looking into the situation, as a second stage, we will decide about 11th, 12th standard and other degree colleges. हिजाब विवाद को शांत करने का दारोमदार अब अदालत के फैसले पर है, क्योंकि सरकार और प्रशासन तो अब तक हिजाब विवाद को काबू में करने में कोई ज्यादा कामयाब होता नहीं दिखता। चेन्नई से प्रमोद माधव, जम्मू से सुनील जी भट्ट, जयपुर से शरद कुमार के साथ मुस्तफा शेख, बेंगलुरु, आज तक। हिजाब पर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला थमने के बजाय और ज्यादा आग पकड़ने लगा है और अब इस विवाद का हल कर्नाटक हाईकोर्ट को निकालना है, जो इस मसले पर सोमवार को सुनवाई करेगा और बताएगा कि स्कूल कॉलेज में हिजाब को स्कूल ड्रेस का हिस्सा माना जाए या ना माना जाए। बढ़ रहे आगे। 5 राज्यों में चुनावी रण में दूसरे चरण का प्रचार प्रसार आज शाम 5 बजे से थम गया। 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग के बाद मात्र 3 दिनों का वक्त था अगले चरण की वोटिंग में। 14 फरवरी को होने वाली दूसरे चरण की वोटिंग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में होनी है। 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होना है। दूसरे चरण में इस बार 586 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ठीक इसी तरह इसी दिन उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड में 632 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों पर भी 14 फरवरी को ही वोटिंग होनी है। गोवा में इस बार 301 प्रत्याशी चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। दूसरे चरण में 3 राज्यों में चुनाव है और इसलिए सभी राज्यों में राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता प्रचार का आखिरी दिन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। उत्तराखंड के रुद्रपुर में आज प्रधानमंत्री मोदी प्रचार करने पहुंचे। उत्तराखंड ही नहीं, पीएम मोदी ने यूपी के कन्नौज में भी तीसरे दौर के लिए पार्टी का प्रचार किया। आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड में प्रचार के मैदान में उतरे। देहरादून, टिहरी, गढ़वाल होते हुए वो हरिद्वार भी पहुंचे और वहां गंगा आरती में शामिल भी हुए। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी दूसरे दौर की सीटों के लिए सहारनपुर और अमरोहा में पूरा जोर लगाया। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी उत्तराखंड के खटीमा, हल्द्वानी और श्रीनगर में जन समर्थन जुटाती नजर आई। चुनावों में सभी चरणों में उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी। यानी यूपी की राजनीति हर चरण में गर्मागर्म रहेगी। मुद्दे उछलते और उछाले जाते रहेंगे। जैसे इस वक्त मुद्दा कहीं और का है और उसकी गर्मी से यूपी की राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही। यूपी चुनाव में कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब बैन का मुद्दा गूंज रहा है। हिजाब का समर्थन करने वालों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खुला ऐलान है कि देश और उत्तर प्रदेश शरिया कानून से नहीं, संविधान से चलेगा। देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी। भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी एहसास कराता है और मुझे लगता है कि हमें देश के संविधान को के अनुसार व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। शरीयत के अनुरूप चलाने का कोई भी गलत प्रयास न समुदाय के हित में है न देश के हित में। अखिलेश पहले ही जिन्ना के मामले में सवालों की बौछार झेलते रहे। मुस्लिम वोटरों को लुभाने की हर कोशिश करने वाली समाजवादी पार्टी फिलहाल हिजाब के मामले में कुछ भी स्टैंड नहीं ले पा रही। इसीलिए जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो उनको सुनाई नहीं देता।
कर्नाटक में हिजाब को लेकर तो कंट्रोवर्सी है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर तो कंट्रोवर्सी है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। कर्नाटक में हिजाब को लेकर तो कंट्रोवर्सी है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर तो कंट्रोवर्सी है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। उनसे जब पूछा गया तो उनको सुनाई नहीं दे रहा है, बोले ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो। यानी लफ्ज मुसलमान अगर आपके कान के और दिल में नहीं पहुंच रहा है तो क्या पैगाम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के आप अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को? गलत पैगाम जा रहा है। हिजाब के अलावा अखिलेश की मुसीबत उन्नाव कांड ने भी बढ़ा दी है। 2 महीने पहले अगवा हुई दलित लड़की की लाश जब एक कोठी की दीवार के पास जमीन खोदकर निकाली गई तो कनेक्शन एसपी सरकार के पूर्व मंत्री के परिवार तक जुड़ गया। अब पीएम मोदी से लेकर योगी और बीजेपी का हर दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी को गुंडागर्दी का दूसरा नाम बता रहे हैं। ये तो समाजवादी पार्टी के जीन्स का हिस्सा है। अपराध, पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण देना, दुराचारी और दुष्कर्मियों को संरक्षण देना, इनके उसका हिस्सा है। और यह जनता जनार्दन ये सब देख रही है। एक खंडन करने से नहीं होगा, सच्चाई को उनको सामने रखना होगा। जिस पर आरोप है उससे समाजवादी पार्टी का कोई नाता नहीं है। पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और जहां तक जो समाजवादी पार्टी में वो 4 साल पहले मर चुके हैं, जिन पे आरोप है बेटे पर, वो पार्टी के किसी भी संगठन में किसी भी पद पर और कोई सदस्य पार्टी के नहीं है। दूसरे चरण में जिन 55 सीटों पर वोटिंग होनी है उसका इतिहास बीजेपी की ठीक ठाक स्थिति दिखाता है। अगर 2017 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो 55 सीटों में से बीजेपी को 40% वोट के साथ 38 सीटें हासिल हुई थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 28% वोट के साथ 15 सीटें और कांग्रेस को 8% वोटों के साथ 2 सीटें हासिल हुई थी। बीजेपी को पता है कि दूसरे चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें हिजाब और उन्नाव कांड का मसला ही मतदाताओं के मन की दिशा बदल सकता है। इसीलिए इसी पर फोकस रखकर आज प्रचार खत्म हुआ। कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे तो दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा तीनों में चुनाव है, लेकिन उत्तराखंड और गोवा ज्यादा अहम है क्योंकि यहां एक ही बार में मतदान होना है और इसलिए पार्टियों को दिग्गज नेताओं ने आज प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत लगाई उत्तराखंड और गोवा में झोंक दी है। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के बाकी दिग्गज भी आज उत्तराखंड की सियासत साधते नजर आए हैं। अमित शाह और योगी ने यहां रैलियां की तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी सड़कों पर उतर आई। लेकिन प्रचार प्रसार की अंतिम बाजी अगर कोई ले गए तो वो थे पुष्कर सिंह धामी। चौदह फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे पर उत्तराखंड और गोवा की जनता ये बताएगी कि उसे किस नेता से प्रेम है। उत्तराखंड और गोवा में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था और सभी पार्टियों के दिग्गज नेता जनता के बीच थे। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और प्रियंका गांधी तक ने वादों से जनता को लुभाने की कोशिश की। प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे नेताओं के बीच सबसे बड़ा वायदा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने किया। पुष्कर धामी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड के लिए ड्राफ्ट कमेटी गठित की जाएगी। कॉमन सिविल कोड में सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक और वारिसाना हक के नियम तय किए जाएंगे। धामी के मुताबिक समान नागरिक संहिता से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान के लिए कॉमन सिविल कोड जरूरी है। पुष्कर धामी ने उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने के कांग्रेस के वादे को तुष्टीकरण करार दिया। आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों,
होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। धामी के इस बयान पर विवाद भी हो रहा है। मुस्लिम धर्म गुरुओं से लेकर विपक्षी पार्टियां भी समान नागरिक संहिता की बात पर भड़की हुई हैं। कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा मसला है वो एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। इस पे राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा होगी और जहां तक भाजपा के मुख्यमंत्री उत्तराखंड की बात है, वो अपनी हार देखते भुखलाए हुए हैं। वो एक और गुफा, एक और जुमला छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री भाजपा के और भाजपा की डोली जो जुमलों की फौज है, जो झूठ पे मौज कर रही है, वो जो मर्जी वादे दिखा करें, जो मर्जी दिन में तारे दिखाएं, अब जनता उन पे विश्वास नहीं करती। बखूबी वाकिफ है कि इलेक्शन के टाइम में इस तरीके के मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं। और जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ताल्लुक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड दर हकीकत अपनी मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चरल सोसाइटी में इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तराखंड के प्रचार में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर कांग्रेस पर हमला बोला, तो प्रियंका गांधी ने धामी सरकार की खामियां गिनाई। कांग्रेस यहाँ की पहचान को समाप्त करने की कुछ से चेष्टा कर रही है। उनका मैनिफेस्टो इसका उदाहरण है, उनके नेताओं के बयान इस बात के उदाहरण हैं। ये देवभूमि के रूप में ही रखना चाहिए और इसमें मुझे लगता है कि यहाँ की आस्था का सम्मान होना चाहिए। कैसा धर्म है ये? कैसा धर्म है ये इनका? सबसे बड़ा धर्म एक नेता का क्या होता है? जनता की सेवा, जनता की सुविधा, जनता का विकास। और आज तमाम भाजपा के नेता आपके मुख्यमंत्री से शुरू होकर देश के प्रधानमंत्री तक सिर्फ अपने विकास के बारे में सोच रहे हैं। उत्तराखंड के प्रचार में मेगा अभियान अमित शाह का रहा। सुबह से जारी रैलियों में वो धामी सरकार की खूबियां और कांग्रेस की कमियां गिनाते रहे। आज आपके सामने जब कांग्रेस के नेता वोट मांगने आए तो देवभूमि के वासियों ये जरूर पूछना कि रामपुर तिराहा पर हमारे बच्चों पर गोली किसने चलाई। जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आई और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार आई, तो बहनों भाइयों, जो आपको विशेष दर्जा मिला हुआ था उत्तराखंड राज्य को, उसको समाप्त करें। गोवा में भी 14 फरवरी को एक ही चरण में सभी सीटों पर मतदान होगा। आज प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस के लिए वोट की मांग पी चिदम्बरम करते दिखे, तो दूसरी ओर केजरीवाल ने जनसभा में कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों को कोसा। 27 साल कांग्रेस ने रूल किया। 27 साल कम नहीं होते, बहुत होते हैं। 15 साल बीजेपी ने रूल किया, 15 साल एमजीपी ने रूल किया। तो आज गोवा की जो हालत है, सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली आती नहीं है, पानी आता नहीं है, घर में बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती हैं, कोरोना के टाइम में सब स्कैम हो रहे थे। आज गोवा की जो हालत है वो इन सारी पार्टियों ने मिलकर की है। दूसरे चरण के रण में एक ही बार में उत्तराखंड और गोवा की किस्मत का फैसला मतदाता ईवीएम में कैद करेंगे। यही वजह है कि आज आखिरी दिन सभी ने प्रचार में पूरा जोर लगाया। अमित शाह तो जीत की प्रार्थना के लिए गंगा आरती में भी शामिल हुए। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।